नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफ़ॉर्म कैरियर टीवी पर। तो एक बार आप सभी बताएँगे कि हमारी जो आवाज़ है वो आपके पास पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ बढ़िया तरीके से हमारी आपके पास पहुँच रही है। चलो एक बार सभी लोग बताओ कि क्या हुआ भैया सॉरी क्यों बोल रहे हो? विवेक, अनमोल, अंजलि, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं सबकी नोटिफ़िकेशन आप सभी को मिल जाए, ठीक है? तो अभी तक जो था वो क्लासेस जो थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि पहले तो मैं दीपावली में गाँव में चला गया, उसके बाद मेरे पेपर और लगे हुए थे, पेपर प्रैक्टिकल, तो उसके चक्कर में जो थी क्लासेस जो थी वो ऑफ हो गई थी। और आज कितनी तारीख है मैं आपको बता दूँ, आज कितनी है भैया 2 नवंबर। आज 2 नवंबर। 2 नवंबर से रेगुलर क्लास चलेगी, क्लास की टाइम क्या रहेगा? ये चीज़ आप लोग जानोगे। टाइम क्या रहेगा इसमें जीएस की जो क्लास चलेगी वो आपकी कितने बजे से चलेगी भाई? जीएस की चलेगी 1 बजकर 15 मिनट से। जीएस की कितने बजे से? 1:15 पीएम पर चलेगी डेली क्लास। आज के अलावा मतलब कल से जो क्लास चलेगी वो 1:15 पीएम पर जीएस की होगी। उसके बाद आपकी आएगी रीज़निंग। रीज़निंग की क्लास चलेगी 2:15 से, याद रखना है। 2:15 पीएम। इस जीएस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इतिहास पढ़ रहे थे। आप सभी को पता होगा। इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। गुलाम वंश। कल की क्लास में हम लोग खिलजी वंश को पढ़ रहे होंगे, उसका शेड्यूल भी लग चुका है यूट्यूब पे आके, आप लोग देख लेना। भाई हैं तो यहाँ पे, हैं लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सानू, सुल्तान, विवेक सभी लोग बहुत बढ़िया। हैं, बिल्कुल हैं। जतनी हेलो। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हैं। ये जो जीएस होगी इसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे होंगे, ऑल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट, जितनी ही परीक्षाएं आपकी हैं सभी में इंपॉर्टेंट। और एक चीज आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस आपकी आ गई है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास जो चलेगी वो चलेगी 3:15 से, याद रखना। 3:15 पीएम से ये होगा प्रैक्टिस सेट। ये क्या चल रहा होगा भैया? प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा जबरदस्त तरीके का जीएस का। ठीक है, यहाँ पर जीएस हमारी 50 नंबर की आती है, इसमें जीएस 50 नंबर की जीएस कवर करने के लिए हम लोग 3:15 पे मिलेंगे। रीजनिंग कवर करने के लिए 2:15 पे मिलेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है चीजें, टॉपिक वाइज जीएस पढ़नी है तो 1:15 पर हमारी इतिहास की चल रही है। पहले इतिहास, भूगोल, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, चले, मजा आया भाई आपको? बिल्कुल लेट हो गई थी क्लास, क्लास थी 11:15 से शेड्यूल थी, लेकिन यहाँ पे 12-20% क्लास स्टार्ट हो पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भी है। पहला क्वेश्चन ही लगा हुआ है, थंबनेल लगना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है थंबनेल से। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर कर दो भैया। उसके बाद हम लोग चीजें आगे पढ़ते-पढ़ते बढ़ जाएँगे, बढ़िया 40 से 45 क्वेश्चन्स करेंगे हम लोग यहाँ पे। आज की क्लास लेट हो चुकी है तो सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन्स ही करेंगे। 40 से 45 क्वेश्चंस करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर करो, मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। वो इनमें से एक कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में शामिल तो है, लेकिन ली कहां से गई है भाई? अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से इस विशेषता को लिया गया है। ये कौन सी एक विशेषता है जो अमेरिका द्वारा लेकर भारत में शामिल किया गया इनमें से? चले, अगर सबसे पहले बात करें कि मंत्रिमंडल की प्रणाली कहाँ से ली गई है? अगर मंत्रिमंडल प्रणाली की बात करते हैं तो भाई आप बताओगे इसको ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर प्रतिषेधात्मक प्रादेश बताओगे, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है भाई, ये भी आपके इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर संसदीय विशेषाधिकार की बात करेंगे तो ये भी आपका इंग्लैंड से, याद रखोगे ना? कहां से? इंग्लैंड। तो पहला कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको अपने पद से हटाना है। कहां से लिया जाता है? 1:15 में हिस्ट्री होगा, बिल्कुल सानू अग्रवाल, बिल्कुल बिल्कुल। 1:15 से हिस्ट्री की क्लास होगी, आज नहीं होगी कल होगी, ठीक है? आज नहीं होगी, कल से क्लास शुरू होगी हिस्ट्री की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को।
ठीक है, ये बात क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन राइट है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाना, ये चीज कहां से ली गई है? आपके अमेरिका के संविधान से। कहां से भैया? अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलें आगे की क्वेश्चन की तरफ। बता दो क्वेश्चन नंबर 2। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक फैसले में असहमति पूर्ण राय लिखी थी? चलो बता दो भाई। आज ब्लर कर रहा है कुछ क्वेश्चंस। चलो ठीक है, देखो भाई, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, जो आपके जज हैं वो कौन है भाई? इंदु मल्होत्रा है। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला था जिसपे अपनी असहमति जताते हुए एक अपनी राय दी थी। वो कौन सी लिखी गई थी? कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था? बुनियादी संरचना का सिद्धांत है। किस पर दिया था, मतलब किस चीजों पर अपनी एक राय इन्होंने लिखी थी? वो कौन सी राय थी? वो किसके ऊपर लिखी थी इन्होंने? किस पर लिखी थी भैया? सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। जो सबरीमाला में स्थित एक मंदिर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अयप्पा मंदिर। कौन सा भैया मंदिर कहा जाता है? बताओगे आप सभी? अयप्पा मंदिर। सबरीमाला में, ये जो सबरीमाला है यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। यहाँ पे एक भैया मंदिर है, एक यहाँ पर स्थित है। आप बताओगे कौन सा? अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में भैया क्या किया गया था? इसी मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। यहाँ पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। ठीक है ना? तो इसी के ऊपर एक अपनी टिप्पणी लिखी थी, छोटी सी अपनी राय रखी थी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है भैया? 28 सितंबर 2018 फिर एक दिन आता है। वो कौन सा आता है? 28 सितंबर। याद रखना है, 28 सितंबर। 28 सितंबर सन कौन सा होता है? 2018। इस दिन क्या कर देता है? प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ठीक है, प्रवेश की अनुमति, प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर जी अयप्पा मंदिर स्थित कहां पर है? तो सबरीमाला में स्थित है। ठीक है भैया, कहां पर स्थित है? सबरीमाला में स्थित है। सबरीमाला है कहां? तो आप बताओगे क्या? ठीक है, ये कहां पर है? सबरीमाला कहां पे है? तो आप सभी लिख रहे होगे ये तो सर जी कहां पर है? केरल। कहां पे है? केरल। तो आपका अयप्पा मंदिर भी कहां पर है? केरल में स्थित है। याद रखना है आप सभी को। ठीक है, इतनी बात आप सब सभी को समझ में आ गई। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? सुनो जी, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा भैया अयप्पा मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति कब मिली? तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा 28 सितंबर 2018 को। अयप्पा मंदिर स्थित कहां पर है भैया? केरल में स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी के बन जाएंगे, एक तो आपके सामने बना दिए है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह से अंतिम सिख गुरु की विशाल रचनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। भैया गुरु गोविंद सिंह, बताओगे सिखों के कितने गुरु है? यहाँ पे बताया गया है अंतिम सिख गुरु। सिखों के कितने गुरु थे भैया? जो भैया सिख थे, इनके कितने गुरु थे? तो याद रखना है आपके 10 गुरु हुए थे। ठीक है, 10 गुरु। इनमें से अंतिम कौन थे? ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत? गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत है? अंतिम गुरु कौन थे? याद रखोगे भैया गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत है? चलो बता दो एक बार। क्या हो गया भैया? काहे लड़ाई कर दी आपस में आप लोग? काहे लड़ाई कर दी भाई? आंसर करो फटाफट, क्वेश्चन के आंसर करो। बात करने से कुछ नहीं होगा। ओके ओके किए जा रहे हो, बात करने से कुछ नहीं होगा। ओके और नो लिखते चले जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होता यहाँ पे। चलिए भैया, अब बात करते हैं कि इनकी कौन सी रचनाओं में से एक रूप में जाना जाता है, कौन सी इनकी विशाल रचना है? तो आप बताओगे क्या? वैचित्र नाटक। कौन सा? वैचित्र नाटक। जो वैचित्र नाटक है ये किसका भाग है? जो भैया वैचित्र नाटक है ये किसका भाग है? तो ये बताओगे भैया दसम ग्रंथ की एक रचना है। ये जो है ये क्या है? दसम ग्रंथ की रचना है। दसम ग्रंथ की रचना, दसम ग्रंथ की रचनाओं में से एक, दसम ग्रंथ की रचनाओं में से एक। याद रखना, दसम ग्रंथ की रचनाओं में से एक रचना है कौन सी? ये है भैया आपकी वैचित्र नाटक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इनमें कौन सी रचना शामिल है? दसम ग्रंथ की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी? प्रमुख रचनाएं कौन सी इनमें? एक याद रखना, जफरनामा। एक इसमें पूछी जाती है जफरनामा।
जफरनामा में वर्णन किसका किया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जब औरंगजेब को पत्र लिखा जाता है उनकी विजय को लेके, ठीक है ना? औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को पत्र लिखा गया था कि वो जीत चुके हैं, ठीक है? किसके द्वारा लिखा गया था भाई? वो दर्शाया गया है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया? जफरनामा। याद रखना है। एक आपको याद रखना है कौन सा? चेड़ी चरित्र। एक इसमें की बहुत प्रसिद्ध है, वो कौन सी है? चेड़ी चरित्र, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चेड़ी चरित्र। चेड़ी चरित्र में किसका वर्णन किया गया है भैया? तो याद किया गया है किसको? किसको बताया गया है? महिषासुर पर देवी दुर्गा माता का विषय, ठीक है? महिषासुर पर, महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय, याद रखना, देवी दुर्गा की विजय। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। देवी दुर्गा की विजय जो है महिषासुर के ऊपर, उसको किसमें दर्शाया गया है भाई? उसको दर्शाया गया है चैडी चरित्र में दर्शाया गया है। ये किसमें? दसम ग्रंथ के अंदर शामिल है रचना, ठीक है? जहां तक सभी चीजें क्लियर है। आगे का क्वेश्चन चले, आगे के क्वेश्चन में बढ़े भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट आप सभी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं? भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंध रखते हैं? भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जी का जो संबंध है वो कहां से भैया? किराना घराने से संबंध है। किराना घराना जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किराना घराने की स्थापना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसके द्वारा की गई है? तो आप सभी बता रहे होंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? बता दो। अबुल करीम खान के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल करीम खान के द्वारा, ठीक है? स्थापना किसके द्वारा? अबुल नहीं, अब्दुल होगा भाई, सॉरी, अब्दुल करीम खान, याद रखना। अब्दुल करीम खान के द्वारा क्या किया गया है? इसकी स्थापना की गई है। किसकी? आपके किराना घराने की। अच्छा, बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो बताओगे कर्नाटक। कर्नाटक के गड़क जिले में, याद रखना। कर्नाटक के गड़क जिले में किसका जन्म होता है? आपके पंडित भीमसेन जोशी का जन्म होता है। कब होता है? 4 फरवरी 1922। कब होता है? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। ये इतनी चीज याद रख लेना बस, बाकी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। 1920, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही जवाब है हर्ष गेमर, ठीक है? चले, इतनी चीज आपको समझ में आई भैया। अब बात आती है, एक आपका घराना देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ है कौन सा? भिंडी बाजार घराना। एक घराना आप देख लोगे, भिंडी बाजार। भिंडी बाजार घराना है भाई, ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताओगे? इसकी स्थापना सबसे पहली बात कब की गई? इसकी स्थापना जो की गई वो की गई 1980। कब की गई? एक भिंडी बाजार घराना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भैया। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस बार मैं बता दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि आपने बताया नहीं था। तो ये याद रखना, स्थापना कब की गई? 1980 में। किसके द्वारा? ये भैया 4 भाई थे। कितने? 4 नहीं थे, 3 थे। 3 भाई थे जिनमें नाम क्या था भाई, अब बताओगे? नाम था एक का छज्जू खान, दूसरे का नाम था नजीर खान, ठीक है? तीसरे का नाम क्या था? तुम क्या था बताओगे? खादिम हुसैन खान। इन्होंने मिलकर करी थी, नाम लिख लेना। एक तो लिखना छज्जू खान, छज्जू खान। एक थे नादिम खान, नादिम खान। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था भाई, बताओगे? नादिम नहीं होगा, वो तो खादिम दूसरे थे। ये नाजिर खान थे, ठीक है? नजीर खान। एक थे इनके व्यक्ति का नाम क्या था? नजीर खान, नजीर खान। और तीसरा जो व्यक्ति इसमें शामिल था वो कौन सा था? खादिम, ठीक है? खादिम हुसैन खान, खादिम हुसैन खान। ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने मिलकर किस घराने की स्थापना करी थी भाई? भिंडी बाजार घराने की स्थापना करी थी। याद रखना, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किराना घराना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को? बताओ एक बार। सबसे पहले ये बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है भाई। चले आगे, बताओ एक चीज। अगला क्वेश्चन आप सभी बता दो। अगला क्वेश्चन नंबर 5। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व। अब सबसे पहली बात आती है कि भैया जो जनसंख्या घनत्व है उसको ज्ञात कैसे करते हैं? जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि भैया प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, ठीक है, जितने भी व्यक्ति आपके प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं वो व्यक्ति, वो क्या चीज कहलाती है? वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। अब चलो बात करो कि भैया असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य, कौन से प्रायद्वीपीय राज्य हैं आप बताओगे? प्रायद्वीपीय राज्य, तो इनके बीच का जो जनसंख्या घनत्व होता है कैसा होता है भैया? ये माध्यम होता है, मध्यम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? क्या बात करो, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, कितना था भाई? कौन बताएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? कौन बता रहा है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन बी तो है नहीं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना था आप बताओगे? 382। कितना? कितना था भाई? 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था वो किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या घनत्व था, कहाँ का? आपके अपने भारत। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है भैया? चले आगे, चले, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। पार्वती तिर्की को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला था? भैया ये क्या किया गया था, इसमें 23 जो लेखक थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था जो कि युवा व्यक्ति थे, जो 18 साल से ऊपर थे, ठीक है। और 24 लेखक ऐसे थे जो 18 साल से नीचे अर्थात बाल व्यक्ति थे, बाल पुरस्कार दिया गया था, वो छोटे व्यक्ति थे, बच्चे थे, उनको भी क्या किया गया? देने की घोषणा की गई। जिनमें से एक युवा पुरस्कार पाने के लिए एक नाम चुना गया, जिनका नाम क्या था? पार्वती तिर्की। कौन सा नाम? पार्वती तिर्की। इनको भैया किस भाषा के लिए इनको दिया गया था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आप सभी क्या बताओगे? पार्वती तिर्की को किस भाषा के लिए दिया गया था? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी के लिए दिया गया था। किसके लिए? हिंदी के लिए दिया गया था। अब यहीं पे आपसे अगर पूछा जाए युवा पुरस्कार में, तो आप क्या बताओगे कि सर जी इंग्लिश के लिए किसे दिया गया, अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया? तो आप क्या बताओगे? बताओगे अद्वैत कोट्टारी। कौन? अद्वैत, लिख दो, किसको दिया गया था? अद्वैत कोट्टारी, अद्वैत कोट्टारी को दिया गया था। कौन सा? ये अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? वो दिया गया था अद्वैत कोट्टारी के लिए, अद्वैत कोट्टारी को। इतनी बात क्लियर? हिंदी में आपको पता ही चल गया, पार्वती तिर्की जी को दिया गया था। अब बात आती है कि सर जी तमिल में किसको दिया गया था? तो तमिल के लिए किसको दिया गया था बताओगे? लत्स मिहर, मिहर, ठीक है, किसको? लत्स मिहर को दिया गया था। लत्स मिहर को किस भाषा के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? वो मिला था भैया तमिल के लिए। अब बात करेंगे सर जी तेलुगु के लिए किसे दिया गया? तो तेलुगु के लिए प्रसाद सूरी जी को दिया गया था, याद रखना है। किसे? प्रसाद सूरी। यहां पर लिख दो पार्वती तिर्की, क्योंकि ऊपर पढ़ चुके हो। पार्वती तिर्की, याद है ना? सभी चीजें क्लियर है? जहां तक ये चीजें क्लियर हो गई आप सभी को?
यहां तक सभी चीजें क्लियर है। थोड़ा खांसी आ रही है तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं जो पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका युवा एवं बाल पुरस्कार दोनों दिए जाते हैं, इसके दोनों को रिलेटेड। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भाई, इसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है। इसमें भैया 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितनी? 24 भाषाओं के लिए। ये कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 24 भाषाओं में कौन सी? आपकी अंग्रेजी भी शामिल है, ठीक, शामिल है इसमें, आपकी अंग्रेजी भी क्या है, शामिल की गई है, क्योंकि इंग्लिश साहित्य को बढ़ाने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई भैया, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे कि सर जी इसका उद्घाटन कब किया गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो उद्घाटन से बनता है। इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन कब किया गया भैया? भारत के अंदर है तो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये कब किया गया ये बात आपसे पूछी गई है, बस ये चीज पूछी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया, तो आप बताओगे 12 मार्च 1954। कब किया गया भाई? लिख देना, क्या लिखना? लिखना 12 मार्च, 12 मार्च 1954। कब? 12 मार्च 1954 को किया गया था। इतनी बात क्लियर। इसमें राशि कितनी दी जाती है? पुरस्कार राशि कितनी है? इसमें इनाम कितना दिया जाता है ये बात बताओ। इनमें नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है तो आप बताओगे 50,000, 50,000 का नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 50,000 का क्या दिया जाता है? इसमें नगद पुरस्कार दे दिया जाता है। और साथ में क्या दिया जाता है बताओगे क्या? चलो एक चीज जो और इसके साथ दी जाती है वो आप सभी को बतानी है, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं लास्ट में बता दूंगा। चलो बताओ फटाफट, चलो सभी लोग बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा को कितनी किताबों में विभाजित किया गया है? अकबरनामा को कितनी किताबों में विभाजित किया गया है? जो भैया एक अकबरनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया? सबसे पहली चीज, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो आप सभी बताओगे इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। इसके लेखक कौन है? सभी को पता है, अबुल फजल, अबुल अबुल फजल। इसको लिखने में समय कितना लगा था? इसको लिखने में जो समय लगा था वो कितना लगा था ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। समय कितना लगा था भाई? 13 साल, ठीक है। इन्होंने इसको लिखने का काम कब शुरू किया? शुरू कब किया था लिखना भाई? इन्होंने लिखना शुरू कब किया था? तो लिखना जो शुरू किया था वो कब? याद रखना है आपको, 1589 में। कब? 1589 में इनको लिखना शुरू किया था और इसको 3 भागों में, 3 किताबों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 किताबें हैं भाई? याद रखना है आपको, या 3 किताबों में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जो पहली किताब है इसमें क्या लिखा गया है? अकबर के पूर्वज। पहली किताब में कौन है? अकबर के पूर्वज, याद रखना है, अकबर के पूर्वज। पहली किताब में कौन है भैया? अकबर के पूर्वजों को बताया गया। अकबर के जितने भी पूर्वज थे उनके दादा, परदादा, सभी चीजों के बारे में बताया गया है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भैया? दूसरे में क्या बताया गया है? अकबर के शासनकाल की घटनाएं। सेकंड जो बुक है इसमें क्या बताया गया है? अकबर के, अकबर के शासनकाल की घटनाएं, शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। जो तीसरी पुस्तक है इसमें क्या लिखा गया है? तीसरी पुस्तक जो है इसको क्या कहा जाता है? आइन ए अकबारी के नाम से जाना जाता है। तीसरी पुस्तक को आइन ए अकबारी के नाम से जाना जाता है, आइन ए अकबरी, ठीक है, आइन ए अकबरी। याद रखना है भाई साहब, याद रखना है, ठीक है। तो जो अकबरनामा है इसको 3 भागों में, पहली पुस्तक में क्या है? अकबर के पूर्वज हैं, ये भी पूछा जाएगा कि, ठीक है। पहली पुस्तक में अकबर के पूर्वज, दूसरी पुस्तक में अकबर के जो शासनकाल था उसकी घटनाएं, तीसरी जो थी इसमें इसे क्या कहा जाता है? आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रख लेना है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण दिया गया? 76वां गणतंत्र दिवस भैया जो था उस पर किस कौन सा हमारा हॉकी खिलाड़ी था, हमारी टीम भारतीय टीम का हॉकी खिलाड़ी था जिसको पद्म भूषण से नवाजा गया? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? पी आर श्रीजेश। क्या हो जाएगा? पी आर श्रीजेश, याद रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने भैया पदार्पण कब किया था? डेब्यू मतलब जिसे कहते हैं आप लोग। इन्होंने पदार्पण कब किया था इस खेलों में? हॉकी के खेल में इन्होंने पदार्पण कब किया था? पदार्पण इन्होंने कब किया? आप बताओगे 2010। कब? 2010 विश्व कप में, ठीक है। 2010 विश्व कप मैच में इनको डेब्यू करने का मौका मिला था, ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने अपना संन्यास कब लिया? इन्होंने संन्यास कब लिया तो आप क्या बताओगे? पेरिस 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ भारत को कांस्य पदक जिताने के बाद, कौन सा कांस्य पदक? भारत को कांस्य पदक दिलाने के बाद, कांस्य पदक दिलाने के बाद, दिलाने के बाद, याद रखना, ठीक है। इन्होंने पदार्पण कब किया? 2010। संन्यास कब लिया? 2024 ओलंपिक में, जिस दिन ये कांस्य पदक जीतते हैं भैया स्पेन देश के खिलाफ खेलकर, उसी दिन ये क्या कर लेते हैं? अपने करियर से संन्यास ले लेते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन बता दो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, बता कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है आपके भारतीय अनुच्छेद में? ठीक है, बताओ एक बार, सभी लोग बताओ। अच्छा, 55A की बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान में है ही नहीं। क्या है? संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। संबंधित किससे? तो भैया ये संबंधित है आपके 51, संबंधित किससे? आपके 51A से संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गया। इसको जोड़ा कब गया था? शुरुआत से नहीं था। इसको कब जोड़ा गया आप बताओगे? 42वें संविधान संशोधन। कब? 42वें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक ठीक है ना। 73 से क्या किया जाता है? इसको जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में, इसको जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये गैर परिवर्तनीय भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये क्या है? गैर परिवर्तनीय, ये गैर परिवर्तनीय है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया भाई। अब बात आती है अनुच्छेद 61A। अनुच्छेद 61A, अनुच्छेद 61A क्या है भाई? अनुच्छेद 61A जो है आपका, ये क्या है भाई? इससे भी संबंधित तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है भैया? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित रखता है। कब संबंध रखता है ये? जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होता है, उस समय इसको काम में लाया जाता है, उस समय इसका महत्व है, ठीक है। अब 54A जो है ये भी आपके संविधान में नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन गैर संवहनी पौधा है? गैर संवहनी पौधे की बात की गई है। सबसे पुराना गैर संवहनी पौधा कौन सा है आप बताओ? गैर संवहनी पौधा, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म? बताओगे इसका सही जवाब? फटाफट बता दो। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी तो बहुत पढ़ते हो। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई अगर दिक्कत है यहाँ पर तो बता दो, क्योंकि आना चाहिए 10 का ए। चलो फटाफट आंसर आना चाहिए। 10 का ए आ चुका है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ब्रायोफाइटा। इतनी बात याद रखना है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये क्या है भाई? जो आपके गैर संवहनी पौधा,
जितना भी आपका क्या होता है गैर संवहनी पौधा होता है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है, इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है भाई। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है भैया, इसमें बता दो, संवहनी प्रणाली जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इनमें संवहनी प्रणाली, जो इनकी संवहनी प्रणाली होती है वो क्या होती है, वो इनमें नहीं पाई जाती। जितने भी गैर संवहनी पौधे होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, संवहनी प्रणाली नहीं पाई जाती है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है भैया, ये एक संवहनी पौधा है आपका। ये क्या है, संवहनी पौधा। ये क्या है, संवहनी पौधा है। ये संवहनी पौधा है। ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, बीजाणुओं को फैलाता है। ये क्या करता है, बीजाणुओं को फैलाता है, याद रखना है, इसे बीजाणुओं को फैलाता है। क्या करता है, बीजाणुओं को फैलाता है, याद रखोगे ना, बीजाणुओं को फैलाता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। बात आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का काम क्या होता है भैया, ये फूल वाले, जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं वो सभी के सभी कौन से होते हैं, आपके एंजियोस्पर्म। जितने भी फूल वाले पौधे, सभी फूल वाले पौधे, क्या लिखोगे, फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे। फूल वाले पौधे कैसे, जो वृक्ष, फूल वाले पौधे का मतलब इसमें जो हमें फूल भी देते हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमें फूल भी देते हैं और फल भी देते हैं, क्योंकि फल बनने से पहले भी तो फूल आएगा, वो भी एक फूल वाला पौधा हो जाता है। मतलब फूल और फल वाले जो भी पौधे हैं वो आपके क्या किस में आते हैं भैया, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, बात ध्यान रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो चलो आगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है भाई, जिम्नोस्पर्म क्या होता है भैया, ये जो होता है बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है ये बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं। क्या होता है, बीज पैदा करने वाले, बीज पैदा करने वाले, बीज पैदा करने वाले पौधे। बीज पैदा करने वाले पौधे कौन से होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना, वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। पौधों का समूह कह सकते हो या बीज पैदा करने वाले समूह के जो पौधे कह सकते हो, ये क्या है भाई, ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, जैसे इसके अंतर्गत कौन शामिल है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, अगर इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें कौन सा शामिल है, तो आप क्या बताओगे भैया, जिम्नोस्पर्म का अगर एक एग्जाम्पल लिया जाता है तो आप क्या बता दोगे, जिससे इसमें साइकेड शामिल है। इसमें क्या शामिल है, साइकेड शामिल है, इसमें साइकेड शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन जैसे साइकेड, ये क्या है भाई, आपका बीज पैदा करने वाला, अर्थात जिम्नोस्पर्म। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा बताओगे, कॉनिवर। ठीक है, दूसरा एक अगर एग्जांपल देखा जाएगा वो कौन, कॉनिवर। याद रखो, ये कॉनिवर भी कैसा पौधा है, ये भी आपका जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, केवल व केवल बीज पैदा करने का काम करते हैं। अंजलि, दीपिका मैम की क्लास, दीपिका मैम की जो क्लास है दीपिका मैम की जो क्लास है वो चलती है सोमवार पे। ठीक है, वो चलती है सोमवार से शनिवार। ठीक है ना, सोमवार से शनिवार क्लास चलती है, कितने बजे, 11:15 पर, 11:15 पर चलती है दीपिका मैम की क्लास। ये किस चीज को पढ़ाती है भाई, ये हिंदी को पढ़ाती है, किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका यूपीपी है, यूपीएसआई है, बिहार एसआई है, एसएससी जीडी, जितने जितने भी एग्जाम है, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये क्लास आप लोग ले सकते हो। 11:15 पर चलती है, सोमवार से शनिवार तक। ठीक, सोमवार से शनिवार तक चलती है, संडे ऑफ रहती है दीपिका मैम की क्लास। बात क्लियर, इसीलिए आज नहीं हुई है। चलो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई।
गैर समूही पौधा कौन सा आपका? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो क्या होते हैं भैया? आपके गैर समूही पौधे। इतनी सभी चीजें क्लियर है। चलो आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन देखो, बताओ अगला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट कौन थी भाई? थियोसोफिस्ट और आयरिश समाजवादी, प्रसिद्ध विश्व यात्री, शुरू में एक समाज महिला, श्री अरविंदो की अनुयायी। आप बताओगे इनमें से कौन सा सही है कि जो एनी बेसेंट जी थी वो कौन थी? चलो सही जवाब कर दो भैया सभी, सही जवाब कर दो। 11 का ए, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है 11 का ए, थियोसोफिस्ट और आयरिश समाजवादी। इसके साथ साथ इनको कौन कौन से क्षेत्र का अच्छा नॉलेज था, कौन कौन उनको किस नाम से जाना जाता था, अन्य कौन कौन से कार्य करते थे? जी बिल्कुल, ठीक है। राधिका गुप्ता, सर आपका पर्सनल चैनल है या नहीं? चैनल ए भी मेरा है, ठीक है ना? ये भी मेरा ही चैनल है, ठीक है? ये जो चैनल है, ये भी मेरा चैनल है, ठीक है? इसको 2 लोग मिलके हैंडल कर रहे हैं और एक मेरा चैनल है, कौन-सा? कौन-सा है बताओगे? दूसरा चैनल। बताओ आप लोग, पता है क्या आप लोगों को? दूसरा मेरा जो चैनल है वो पता है, जिसपे अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैंने उसको बना दिया था ऐसे ही, 1-2 वीडियोज़ पड़े हैं, उसको मैंने अभी बताया नहीं है किसी को। कौन-सा है भैया? बताओ एक बार आप। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कौन-सा है? कुमार कुमार सूरज जीएस क्लासेस, कुमार सूरज जीएस क्लासेस लिखिए, ठीक है? ये भी मेरा चैनल, इसको अभी मैंने किसी को बताया नहीं, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इस पे 30 से 35 ही सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने बना के छोड़ दिया, किसी को बताया भी नहीं। जब एक चल रहा था तो दूसरा बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूछा तो बता दिया। एक है कौन-सा? कुमार सूरज जीएस क्लासेस। उसकी लिंक भी आपको मिलेगी कल के उसमें, ठीक है? और उसी पे दिल्ली पुलिस की जितनी भी क्लासेस हैं वो उसी पे होंगी। आप लोगों को जाके सर्च कर लेना है, उसको फॉलो कर लेना, अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? आपको दिल्ली पुलिस की क्लासेस एंड जो मैराथन्स होंगी वो कहाँ पे मिलेंगी? आपको उसी चैनल पे मिलेंगी, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी को, आ जाएगा ऊपर ही चैनल, मैं उसको कल दिखा दूँगा आप सभी को, ठीक है? आज उसको लाया नहीं हूँ इसमें लगा के। एनी बेसेंट जी को और किस-किस नाम से जाना जाता था, सब चीज़ छोड़िए, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। इनको क्या कहा जाता था भैया? ये लेखक भी थी। ये कौन थी? इसके साथ-साथ ये एक लेखन कार्य भी करती थी, एक वक्ता भी थी, ठीक है? इसके साथ-साथ में लेखक, वक्ता और क्या थे? ब्रिटिश समाजवादी, ठीक है? शिक्षाविद, ये सभी चीज़ें याद रखना है। क्या थी? शिक्षाविद। ब्रिटिश समाजवादी, ये सभी चीजें आप सभी को ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। चले, और एक चीज अगर बात करेंगे इनके बारे में, अगर एक चीज बात करते हैं कि एक इनकी बैठक हुई थी कौन सी भैया? कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था 1917। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है कब? 1917। ये कहां पर होता है? आपके कोलकाता में, ठीक है? कलकत्ता। ये कहां पर होता है? कलकत्ता में इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी। ये बात ध्यान रखना है। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसकी अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है? आप सभी को क्या रखना है? ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा अनमोल जी, आपका नाम लेंगे तभी आप समझोगे लाइव क्लास है, वैसे रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए मैंने आपका नाम ले लिया अनमोल, ठीक है? अब तो आपको पता चल गया कि ये लाइव क्लास चल रही है ना अनमोल?
अगर तुम्हारा नाम लिया जाएगा तभी लाइव क्लास होगी क्या, ये बताओ। नहीं विवेक, 7 बजे क्लास नहीं होती है, 7 बजे जो है वो क्लास नहीं होती है। सभी टाइमिंग आपको बता दी गई है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले बजट 2020-21 में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20-21 में जो आपका 19-20 का रक्षा बजट था, 19-20 का रक्षा बजट था, उसके बाद जब 20-21 का रक्षा बजट आता है, ठीक है, उस पे कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी, बताओगे क्या आप? कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी? तो 5.8% की वृद्धि हुई थी। इसमें बजट कितना था? रक्षा मंत्रालय का बजट जो था वो कितना था? तो आप बताओगे 4,71,000। कितना? 4,71,000, याद रखना। 4,71,738। कितना? 4,71,738 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए। अगर इतना व्यय नहीं किए होते तो पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम नहीं कर पाते कुछ, ठीक है। निधि, राधे 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 राधे। जंगरा गर्ल, अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चल रहा है अभी? गुड मॉर्निंग चल रहा है अभी? सो के उठे हो अभी? अभी तुम सो के उठे हो क्या, ये बताओ। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। कितना था भैया? 4,71,738 करोड़ रुपए। जो कुल व्यय का कितना था? जो कुल बजट का, कुल बजट का, कुल बजट का कितना था भाई? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कुल बजट का कितना था? 15%। कुल बजट का कितना खर्च किया गया था? 15% खर्च किया था, तभी तो हमारे पास ये 400 आई और हम लोग सुरक्षित बच गए। पाकिस्तान हम पे एक भी मिसाइल नहीं मार पाया था। 2025 में लीमा में ISSF विश्व कप में भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता था? आप बताओगे? ISSF ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताओगे आप? बता दो भाई, कौन है व्यक्ति? तो आप बताओगे वो कौन है? रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसो, ठीक है। इतनी बोर से इतनी बार याद रखनी है। चले आगे, बताओ अगला क्वेश्चन। मैं 1 मिनट में आ गया, ठीक है, 1 मिनट। इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई, सभी का, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, आवाज आ रही है? चलो भैया बताओ सभी लोग, आवाज आ रही है? एक बार सभी साथी बताएंगे। आवाज आ रही है? दीपक कुमार का डी आ चुका है, अच्छा, पुदुचेरी, ठीक है। दीपक कुमार का ही सही है, बाकी सही नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो बता दो। ऑप्शन ए दादर नगर हवेली कैसे? भाई देखो, माहे और एमन, माहे और एमन केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। भाई माहे और एमन वो किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? भाई ये जिले हैं भैया, ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये किस जिले के हिस्से हैं भाई? ये आपके पुदुचेरी के हिस्से हैं। इसमें कितने जिले हैं? तो आप सभी बता रहे होगे सर जी 4 जिले हैं। इसमें कितने जिले हैं? 4 जिले। एक तो आपका माहे, एक माहे, दूसरा यमन, तीसरा कौन सा है? कराईकल। तीसरा कौन सा है भाई, बताओगे आप?
तीसरा इसका जो जिला है वो कौन सा है, कौन बताएगा? कराईकल है कि नहीं? बिल्कुल है, कराईकल। और चौथा कौन सा है? खुद स्वयं एक जिला है, कौन सा? पुदुचेरी है। कौन सा? पुदुचेरी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे, अगर माहे की बात करते हैं तो माहे कहां पर स्थित है? तो माहे जो स्थित है आपका पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। माहे जो है ये कहां पर है? पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर। माहे कहां पर है? पश्चिमी तट पर है। किससे घिरा हुआ है? किस राज्य से? तो भैया ये जो है केरल से घिरा हुआ है, केरल से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। अर्थात केरल में कौन सा जिला है? माहे जो किसका हिस्सा है? पुदुचेरी का है। अब बात आती है कि सर जी एक तो आपका यमन है, यमन कहां से संबंधित है? अगर यमन की बात करेंगे तो यमन कहां पर है? ये भैया आपके पूर्वी तट पर है। ये कहां पर है? पूर्वी तट पर है। कहां पर? पूर्वी तट पर स्थित है। ये किससे है? आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। ये बात क्लियर है। आंध्र प्रदेश किससे घिरा हुआ है? आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश में स्थित जिला जो है यमन, वो किससे संबंधित है आपसे? ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। किससे संबंधित है? आपके पुदुचेरी से संबंधित है। यहां तक सभी बातें क्लियर हो गई हैं? बताओ, आगे बढ़े हम सभी, आगे बढ़े हम सभी, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता ये किस उसमें है? बताओगे आप क्या? किस अनुच्छेद में है? ये किसके अपवाद से संबंधित है? तो अपवाद किसका भी है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। अपवाद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अपवाद से संबंधित कौन सा है भाई? बताओगे? अनुच्छेद का नाम क्या है? 361। अनुच्छेद कौन सा है? 361। आप सभी को ध्यान रखना है। चलो आगे का क्वेश्चन बता दो। पोमल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोमल हॉर्स शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? सभी का आंसर आना चाहिए। अंजलि का आ चुका था, बढ़िया। पोमल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से है, शतरंज से है, बिलियार्ड से है, समकालीन तैराकी से है? आप क्या बताओगे? पोमल हॉर्स, अगर पोमल हॉर्स की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? आपके जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से। इसका प्रयोग केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, केवल पुरुष द्वारा, केवल पुरुष। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे अगला क्वेश्चन बताओ। महाबलीपुरम का तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम का तट मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? तो भाई आप सभी क्या बताओगे? तट मंदिर कहां पर है? अगर तट मंदिर क्या है? तट, और ये क्या है? तम, ठीक है। तट से तम, याद रखना ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। इतनी बात के लिए कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसको भैया यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो बताओगे? 1984। 1984 में यूनेस्को में शामिल, ठीक है। कहां पर? यूनेस्को में शामिल। यूनेस्को की विश्व धरोहर पे इसको क्या किया गया था? शामिल कर लिया गया था। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, इसकी पिरामिड संरचना के कारण क्या कहा जाता है? इसकी, ये चीज याद रखना, इसकी पिरामिड संरचना के कारण, इसकी पिरामिड, पिरामिड संरचना के कारण, पिरामिड संरचना के कारण, पिरामिड संरचना के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे? सेवन पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है, पैगोडा, ठीक है। सेवन पैगोडा क्या कहा जाता है? सेवन पैगोडा कहा जाता है, ध्यान रखना है। सेवन पैगोडा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है भैया? अब बात करेंगे कि सर जी इसका निर्माण किसने करवाया था? ये सबसे बड़ी बात है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताओगे? पल्लव वंश के शासक, पल्लव वंश, पल्लव वंश के शासकों द्वारा, ठीक है। पल्लव वंश के शासकों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी सभी बातें क्लियर हैं भाई साहब? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बात किसकी आ गई है? बात आ गई है हरित क्रांति के साथ। बात आ गई है किसकी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो था ये, इसका क्या नाम था?
जो हरित क्रांति आई इसमें क्या था भाई, क्या था, HYV, हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी अर्थात उच्च उपज वाली किस्म के बीज, उच्च उपज वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसके जनक कौन है? जनक की बात करेंगे तो बताओगे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, बात ध्यान रखना है। चले आगे। यहाँ पे कुछ क्रांतियां हैं, बता दीजिए। जैसे आपकी नीली क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इनका संबंध किससे है? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट। नीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, काली क्रांति है। ठीक है, काली क्रांति है। और आपकी कौन सी है भाई? और आपकी कौन सी है? बहुत सारी तो है, बताओ कोई फटाफट, कोई बताओ। इनमें एक गुलाबी आपकी रह गई, ठीक है, साथ में लाल, एक रजत। ये इतनी बता दो, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, बस यही बता दो। अगर आपसे पूछा जाता है भाई, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर जी नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बता देना मछली पालन। किससे? मछली पालन। क्लियर है, मछली पालन है। भूरी क्रांति का मतलब किससे है? भूरी का मतलब किससे है भैया? उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। ठीक है। काली क्रांति, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे भैया? प्याज और झींगा मछली। ठीक है, प्याज, प्याज व झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन से। लाल किससे भैया? टमाटर, टमाटर व मांस, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, रजत की बात अगर करेंगे तो रजत किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। एक आपको लिख लेना भैया, गोल क्रांति। गोल का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। इतनी सभी क्रांति, ये जो क्रांतियां ये लिख लोगे, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मजा आ जाएगा आपको एकदम। ठीक है, चलें आगे। सभी के आंसर एक से, बहुत बढ़िया। चलो, जुकाम आ गया आज बहुत ज्यादा। नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए आर्थिक मामलों का जो सचिव होता है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप क्या बताओगे भाई? अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये क्या थे? पूर्व, इनके स्थान पर। ठीक है, ये क्या है? पूर्व थे। अजय ठाकुर के स्थान पर अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये क्या है भाई? 1991, 1991 बैच की IAS अधिकारी, बैच की IAS अधिकारी, IAS अधिकारी, IAS अधिकारी। इनको नियुक्त कब किया गया भाई? ये चीज बताओगे क्या? कब नियुक्त किया गया? 30 जून 2025। कब? 30 जून 2025, 30 जून को इनको नियुक्त किया गया है। इतनी बात क्लियर है। ये क्या है भाई? आर्थिक मामलों की सचिव बनने वाली पहली महिला है, ये बात ध्यान रखना, पहली महिला। 3 क्वेश्चन बनेंगे। नई कौन है? अनुराधा ठाकुर। कब नियुक्त किए? 30 जून को। पहली महिला कौन थी? अनुराधा ठाकुर। ये भी बात ध्यान रखनी है। चलो, चलो आगे बढ़ो सभी लोग। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, सभी कराएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीज सुधारों की अधिसूचना जारी की है। सेमीकंडक्टर सेज के लिए नया न्यूनतम भूमि आकार क्या है? बता दो। नया सेमीकंडक्टर सेज के लिए जो भूमि आकार है वो कितना है भाई? वो है 10 हेक्टेयर। आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे। लकड़ी के बने देव विमान, लकड़ी के बने देव विमान,
लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झुलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं भैया? बेवाड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप सभी को ध्यान रखना, बेवाड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेवाड़। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुल्तान अपने कठोर उपाय और सख्त शासन के लिए जाना जाता था? विशेष रूप से हिज्ब ए वाजिब संस्था माध्यम से। ठीक है, बता दो। हिज्ब ए वाजिब जो संस्था है ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है भाई? बलबन से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो बढ़िया, ठीक है। चलो, वंश कौन सा था बताओगे? वंश कौन सा था? मामलूक वंश। मामलूक वंश, ठीक है। शासन कब से कब तक किया? शासन कब से कब तक किया? तो कौन बताएगा? शासन इन्होंने कब से कब तक किया था? 1266 से 1287। 1266 से 1287 तक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक सभी चीजें क्लियर है? चलो आगे। निम्नलिखित में से किसे शहनाई को विवाह मंडप में कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है? अर्थात जो शहनाई है इसको विवाह के मंडप तक ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप क्या बताओगे? चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, 25 तक कराएंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। शहनाई को विवाह मंडप तक ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप क्या बताओगे भाई? किसको दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किसे दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको पुरस्कार कौन से मिले? इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? ठीक है, बता दो फटाफट आप सभी। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? साहित्य नाटक अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी कब मिलता है भैया? 1959 में। साहित्य नाटक अकादमी कब मिलता है? 1959। 1959 में मिलता है, ठीक है। दूसरा इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है भैया बताओ? दूसरा पुरस्कार इनको कौन सा मिलता है? पद्मश्री मिलता है। कौन सा? पद्मश्री। ये कब मिलता है भैया? ये मिलता है 1961 में। दो पुरस्कार इनके हो गए। तीसरे पुरस्कार की अगर बात करेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तीसरा पुरस्कार कौन सा मिला था? वो मिला था पद्म भूषण, ठीक है। कौन सा? पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिला था भाई? कौन बताएगा? ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बताना है पद्म भूषण कब मिला था भाई? पद्म भूषण कब मिला था? बता दो इसका सही जवाब, मैं देख रहा हूं कमेंट। 1968। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है। 1968। इनको एक और पुरस्कार मिला है, उसका नाम क्या है? इनको एक और पुरस्कार मिला था, इनका नाम क्या है? तो आप बताओगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये कब मिला था भाई? पद्म विभूषण कब मिला है? कौन बताएगा? पद्म विभूषण कब मिला है बताओ? पद्म विभूषण कब मिला है? तो लिख लेना 1980, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे भाई, आप सभी को पता है। चलो अगला, चलो बताओ अगला क्वेश्चन। मानसून ट्रफ के बारे में सत्य क्या है? मानसून ट्रफ के बारे में क्या सत्य है? बता दो। मानसून ट्रफ के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें भैया यह एक द्वितीय दबाव का क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। यह मानसून परिसंचरण की एक अर्धस्थायी विशेषता, ये भी सही है। इस ट्रफ के उत्तर की ओर प्रवास के कारण भारत के अधिकांश भाग में मानसून की स्थिति टूट जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, नहीं करवा पाऊंगा बाकी क्लास, ठीक है। बाकी क्लास नहीं हो पाएगी, याद रखना। पैरेकाइडमा कोशिकाएं होती है। पैरेकाइडमा जो कोशिकाएं होती है वह कैसी कोशिकाएं होती है? अब बताओगे? तो वे कैसी होती है भैया? अपेक्षाकृत
अनिर्दिष्ट निर्दिष्ट और पतली भित्त वाली कोशिकाएं होती है। तो इतनी सभी बातें आप सभी को क्लियर है। ये सभी बातें आप सभी को क्लियर है। एक चीज अगर आपको बता दें कि कल से जो हमारी क्लास चलेगी वो कितने बजे होगी। जीएस की क्लास होगी जिसमें हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं भाई। किसको पढ़ रहे हैं? इतिहास को पढ़ रहे हैं। ये क्लास कितने बजे चलेगी आपको याद रखना है। कल जो हमारा टाइम रहेगा, कल जो हमारा टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? 1:15 PM। 1:15 से क्लास चलेगी। जितना टाइम अभी बीत चुका है, कल इतने टाइम हमारी जो क्लास है वो चल रही होगी। इतने टाइम क्लास चल रही होगी, बात ध्यान रखना है। 1:15 पर चलेगी। उसके बाद आपकी चलेगी रीजनिंग की तुरंत बाद, और रीजनिंग की तुरंत बाद चलेगी 2:15 पर। हम ही ले रहे होंगे क्लास। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल जीएस क्लास रहेगी, वो 3:15 पर रहेगी। 3:15 PM याद रखना है आप सभी को। ठीक है, तो इस टाइम पे जरूर मिलना है भाई। इस टाइम पे आपको जरूर मिलना है। और इस चैनल को एक मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम, आपके जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपकी जो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस है दिल्ली पुलिस की, वो कहाँ चली जाएंगी? उसी चैनल के ऊपर चली जाएंगी। उसी चैनल के ऊपर चली जाएंगी। आप सभी को ध्यान रखना है। खुल जाने दो पहले, फिर दिखाता हूँ सब करके। सॉरी, ये क्या हो गया? तो उल्टा हो गया। ये चैनल है आपका, ठीक है ना? इसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? ये जो चैनल है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पे भैया अभी 35 सब्सक्राइबर्स ही हैं, ठीक है? इस पे 35 सब्सक्राइबर्स ही हैं। मैंने आप किसी को बताया भी नहीं अभी तक ये चैनल, ठीक है? 35 सब्सक्राइबर्स ही हैं सिर्फ। आप सभी को इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है भाई, ताकि आपके दिल्ली पुलिस की क्लास जब भी स्टार्ट की जाए इस चैनल पे आप सभी को पहले मिल सके। इसको सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, इसको यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना, और यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस भी आपको दी जाती हैं। सभी लोग कर लेना भाई, ठीक है? आने वाले समय में क्लासेस जो चलेंगी वो इसी चैनल पे चलेंगी, ठीक है? यहाँ पे एक क्लास पड़ी हुई होगी, केवल नहीं पड़ी है। चलो, ठीक है? तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये टाइम याद रखना है और उस चैनल को याद रखना है, ताकि हम लोग एक अच्छी तरीके से आपस में कनेक्ट हो पाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में।